हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो डिस्कशन है वो सोशल साइंस की बुक से होने वाला है। और आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है, उसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं यूज़ करके उन चीज़ों को, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। अब हम इनको यूज़ में लाते कैसे हैं? हम उन पर टेक्नोलॉजी लगाते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि उनके इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या क्या हैं। और ये भी देखते हैं कि हर कोई उसे एक कल्चरली मतलब एक्सेप्टेबल है कि नहीं, हर कोई उसे एज अ रिसोर्स मानता भी है कि नहीं। जैसे अभी जब कोरोना वायरस का टाइम था तो वैक्सीन आई थी, तो बहुत लोग थे जो वैक्सीन को लगवाना नहीं भी चाह रहे थे, है ना। तो हर कोई उसको कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं समझ रहा था, तो वो लोग नहीं लगवा रहे थे, और बहुत लोगों ने लगवाई भी, जो कि ज़रूरी भी था, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ों को हम रिसोर्स कह सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्योंकि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिसोर्सेज पर ही तो डिपेंड करती हैं। क्योंकि जैसे रिसोर्सेज में हम बोलते हैं कि लैंड है, वाटर है, एयर है, इन्हीं चीज़ों पर तो हमारी एक्टिविटीज़ सारी डिपेंडेंट है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन बींग्स भी तो बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमन बींग्स भी जो होते हैं एक एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। क्योंकि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर उन्हें कोई यूज़ करने वाला ही नहीं होगा तो वो किस काम के, ठीक है। तो हमने जैसे 9th में चैप्टर में पढ़ा है कि पीपल एज अ रिसोर्स। क्योंकि हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करके खुद को इकोनॉमिकली डेवलप बनाते हैं। और फिर जैसे अभी आप लोग स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं, तो कल को जब आप पढ़ लिख कर स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, तो लाइफ में कुछ तो अच्छा करेंगे ही, तो फिर वो देश के काम ही तो आएगा, ठीक है। तो आप लोग भी एक रिसोर्स खुद को समझ सकते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये भी मैं अपनी नॉलेज शेयर ही कर रही हूँ ना, तो ये सब वही है, ठीक है। दे इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज देयर इज इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्योंकि टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस और जो नेचर है, इनके बीच में जो है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। क्योंकि ये तीनों एक एक दूसरे के साथ ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते आइसोलेट होकर, ठीक है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। क्योंकि ह्यूमंस ही हैं जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें अवेलेबल हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं और उससे कुछ नया बनाते हैं, और फिर उसको सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम सभी को पता है, वो रिसोर्सेज जो टाइम के साथ रिन्यू होते रहते हैं, यानी बार बार बनते रहते हैं। जिसमें कि हम देखते हैं दो टाइप के हैं ये, कंटिन्यूस एंड बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे जैसे नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि ये तो हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूस में हमारे विंड, वाटर, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, सनलाइट हो गया, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल भी फर्दर दो में डिवाइडेड है, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में सारे हमारे वो आएंगे जैसे मेटल्स वगैरह, जैसे कार्बन साइकिल चलता रहता है, ठीक है, फॉस्फेट साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, तो ये मेटल्स जो होते हैं रिसाइक्लेबल होते हैं, ठीक है। और ये नॉन रिसाइक्लेबल में हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आएंगे, क्योंकि ये जल्दी नहीं बनते हैं, ठीक है, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। और फिर हमारे ह्यूमन मेड में है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसमें हम देखते हैं रिसोर्सेज के देख रेख करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो ह्यूमंस ने तो बनाए हैं, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी रिसोर्सेज की पता करने के लिए भी तो ह्यूमंस ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये उसमें डिवाइडेड है। अब देख लेते हैं फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है। ओरिजिन के बेसिस पे है, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर है, ऑनरशिप के बेसिस पे है, एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। इनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक है। जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो हम देख रहे हैं वो है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है ऐसे वाले जो प्रेजेंट इन बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरी एंड लाइफ स्टॉक। यानी इसमें वो रिसोर्सेज आएंगे जो लिविंग होंगे, ठीक है। और एबायोटिक में वो रिसोर्सेज आएंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स के बने होंगे, जैसे कि रॉक, मेटल, एयर, फायर, वाटर एटसेट्रा, ऐसी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अगली कैटेगरी है एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे, यानी जो टाइम के साथ खत्म हो जाए और टाइम के साथ जो ख़त्म नहीं होते हैं। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ऐसे वाले हैं जो कैन बी रिन्यू एंड रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। यानी ये टाइम के साथ बार बार बनते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस और फ्लो, जो हमने पिछले फ्लो चार्ट में देखा भी था, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जो है हमारे, वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ऐसी चीज़ें हो गई, ठीक है। क्योंकि मेटल तो रिसाइक्लेबल होते हैं पर फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते हैं, और ये टाइम के साथ अगर हम इन्हें ओवर यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे हमारी जो रिसोर्सेज है वो चार टाइप के हैं, यानी इंडिविजुअल, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्स जैसे आपकी अपनी बुक है जो ज्योग्राफी की जिससे आप पढ़ रहे हैं वो आपकी अपनी है, तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ, ठीक है।
owned privately by individuals like many farmers own land, urban people own plots and houses. ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स होंगे, जैसे एक कम्युनिटी मिलकर किसी रिसोर्स को चलाती है, तो रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी लाइक पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड, ऐसी चीज़ें, वो कम्युनिटी रिसोर्स है। ठीक है, नेशनल रिसोर्स आएंगे, जैसे किसी कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेशनल रिसोर्स होते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, अ कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर द रिसोर्सेज इवन प्राइवेट और पब्लिक गुड। क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी जगह में मार्केट में गवर्नमेंट आ जाती है और वो बोलते हैं कि ये लैंड हमारा है, तो ये गवर्नमेंट का लैंड है, तो वहाँ पे वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो होते हैं, क्योंकि वो नेशनल रिसोर्सेज हैं जो भी किसी कंट्री के होते हैं। ठीक है, ऑल मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशियानिक एरिया ऑफ अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, यानी कोस्ट से लगता हुआ 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होगा, वो भी जो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, वो भी नेशनल रिसोर्स में ही आता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, यानी उसके बीच में जो भी वो होंगे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, वो भी नेशन के होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में वो आ जाते हैं, ये वो एरिया होता है जब ओशियन के 200 नॉटिकल माइल से आगे का, मतलब कोस्ट लाइन से लगता हुआ 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो एरिया होता है सारा, वो सारा आ जाता है ओपन सी में। तो उसको चलाने के लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे UN क्लॉज है। ठीक है, तो वो देखता है उसमें, तो उसकी परमिशन से ही वहाँ पर कुछ भी रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं, बिना उनकी परमिशन के हम वहाँ जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए, वहाँ पर जो भी प्रेजेंट होंगे रिसोर्सेज। तो अब देख लेते हैं लास्ट कैटेगरी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, जिसमें हमने देखा था 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट वाले जो रिसोर्स है वो है हमारे पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स फाउंड इन अ रीजन बट नॉट बीन यूटिलाइज, यानी ये किसी रीजन में प्रेजेंट है, हमें पता है, पर हम उन्हें अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि सोलर और विंड एनर्जी काफ़ी है, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन हम अभी उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उतना। ठीक है, क्योंकि वो उतना अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो ऐसे रिसोर्स है जिनका हमें पता है पर हम उन्हें अभी यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा जैसा करना चाहिए, तो ऐसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, और डेवलप्ड रिसोर्स आ जाती है अगली कैटेगरी, जिसमें हम देखते हैं दीज आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, इट्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, यानी ये वो रिसोर्सेज है जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमें सब कुछ पता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उन पर लगाने के लिए, और हमने उनको टेक्नोलॉजिकली मतलब यूज़ करके टेक्नोलॉजी का उनको हमने डेवलप कर लिया, और हम उनके फ़ायदे भी हम देख रहे हैं। ये डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, स्टॉक रिसोर्सेज वो आ जाता है, जैसे मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमंस डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम, यानी ये वो रिसोर्स हैं कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और हमें पता है कि ये बहुत काम के भी हैं, पर हम लोग उनके ऊपर उतना उनका यूज़ इसलिए भी नहीं ले पा रहे क्योंकि उन पर लगाने के लिए जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है हमें उसकी समझ नहीं है। जैसे हमें पता है कि फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड मेड ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपको साइंस में पढ़ा ही आपने कि वाटर जो होता है H2O होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो अगर हम उसको तोड़े तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस जो है एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लेकिन हम ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमको इतना टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है कि हम इसको कैसे यूज़ में लाएं, कि हम हाइड्रोजन की सोर्स, क्योंकि वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हम उस पर कैसे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये सब करने के लिए ज़्यादा खर्चा लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है, उसकी अभी कमी है। तो ये एक स्टॉक कह सकते हैं इस वाले रिसोर्स को। लास्ट कैटेगरी है रिजर्व रिसोर्स, ये भी एक टाइप के सबसेट ऑफ स्टॉक का कहने का मतलब है, ये भी एक टाइप के स्टॉक रिसोर्स के जैसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, लेकिन अभी हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि शायद हम फ्यूचर में जाके कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये वो है, जैसे रिवर वाटर का हम यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट टू लिमिटेड एक्सटेंट, पर अभी हम कम कर रहे हैं, लेकिन जो पानी हमने डैम्स में या फॉरेस्ट में जो है वो एज अ रिजर्व की तरह हम रख रहे हैं अभी, क्योंकि हमें लगता है कि जब नदियों में कभी पानी खत्म होगा तो शायद हम वो वाला पानी यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। तो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिजर्व रिसोर्सेज है जिन्हें हम अभी प्रेजेंटली यूज़ नहीं कर रहे, शायद इन फ्यूचर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, उसके बाद देखेंगे रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की जरूरत क्यों बनी, क्योंकि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ऑल्सो दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वी आर यूजिंग देम इनडिस्क्रिमिनेटली विच लीड टू फॉलोइंग प्रॉब्लम, क्योंकि रिसोर्सेज जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो हमें कुछ तो ऐसे हैं जो नेचर में एज अ फ्री गिफ्ट के तौर पर मिले हैं, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़ करते हैं कि मतलब बहुत ओवर यूज़ करते हैं, एक तरह से हम उन्हें एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, जिससे जाके बाद में हमारा ही सर्वाइवल होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे कैसी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे अगर रिसोर्सेज का हम डेवलपमेंट पर ध्यान ना दें तो। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिसोर्सेज को
एक लालच के, जैसे लालची लोग होते हैं ना, बहुत चाहिए, उनका तो कुछ अंत ही नहीं होता है। तो हम बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा लालचियों की तरह रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी बहुत अमीरों के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है पर गरीबों के पास उतने नहीं हैं। इसीलिए मतलब जो है ना, ये एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में कि अमीर गरीब, ठीक है, और किसी के पास तो बहुत है और किसी के पास थोड़ा भी नहीं है, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। क्योंकि जितना ज़्यादा हम इनको एक्सप्लॉइट करें ना रिसोर्सेज को, तो हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि अब देखा जाए तो सबके घरों में एसी होता है। पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था ना, और इसी की वजह से ज़्यादा गैसेज निकलती हैं एसी वगैरह से, तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। इसी की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सन की जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो ज़्यादा आ रही हैं एनवायरमेंट में, और ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मीथेन गैस वगैरह जो रहती है वो भी ज़्यादा होगी एनवायरनमेंट में, जिससे ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं कि हम पोल्यूशन भी इतना कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, और फिर वही पोल्यूटेड एयर जो होती है रेन वाटर में मिक्स होकर जब वो ज़मीन पर आता है तो एसिडिक रेन होती है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन भी होता है, ठीक है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। यानी ग्लोबल पीस लाने के लिए हमको करना क्या होगा, ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हमें बहुत ज़्यादा, जो लोगों ने रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट किया हुआ है, हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो हमें रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ताकि सबको फ़ायदा हो, ठीक है। इफ़ दिस एक्सप्लोटेशन कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ अवर प्लानट इज इन डेंजर। यानी अगर हम इसी तरह रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे, ठीक है, तो हमारा जो प्लानट है वो खतरे में जा सकता है। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। यानी ये ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज की प्लानिंग करें और एक प्लान तरीके से ही हम उनको यूज़ करें, ताकि सबका एग्जिस्टेंस जो है वो सस्टेनेबल हो जाए, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को लेकर। अब जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को तो 10th बोर्ड देना है, तो आप लोग भी तो प्लानिंग करके पढ़ रहे होंगे ना। तो अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे जो प्लानट में, तो अगर हम उनकी भी प्लानिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है अगर हमें इनको संभाल के इस्तेमाल करना है तो। देर आर रीजन्स इन इंडिया विच आर रिच इन सर्टन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर्स। क्योंकि इंडिया में ऐसे रीजन्स हैं कि कुछ तो हैं जो रिसोर्सेज रिच हैं और कुछ हैं जो बहुत रिसोर्स पुअर है, ठीक है। तो कैसे कैसे उनकी डेवलपमेंट इस पर डिपेंड करती है, ये भी देख लेते हैं। देर आर सम रीजन्स विच आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड सम हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज। देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इनमें मिनरल्स और कोल डिपॉजिट मिलते हैं, फिर भी ये रीजन इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्योंकि वहाँ पे भी वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, और भी नदियाँ हैं, तो मतलब यहाँ पानी के रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चरली जो है ज़्यादा डेवलप नहीं है। राजस्थान देख लेते हैं, वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है और विंड और सोलर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। लद्दाख जो है वो भी कंट्री से अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रिच कल्चरल हेरिटेज है बट डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, ठीक है। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो सब जगह इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, तो ऑब्वियस है कि हम उन्हें प्लानिंग करके चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो प्लानिंग करने से क्या होगा, रिसोर्सेज जो होंगे एक बैलेंस हो जाएगा, सब जगह मेंटेन हो जाएगा। तो हमें जो प्लानिंग करनी होती है वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे करनी ज़रूरी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या है, क्योंकि अब जैसे मैं बता रही थी कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, तो रिसोर्सेज की प्लानिंग अगर एक कंट्री के लिए करेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो होगा, ऑब्वियस है ना, क्योंकि एक कंट्री में तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। यानी सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है और ये देखना होता है कि किन किन जगहों पर किस तरह के रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जिसमें हम क्या सब देखते हैं, हम ये देखते हैं, हम सर्वे करवाते हैं, ठीक है, मैपिंग करवाते हैं, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन कराते हैं। यानी हम सर्वे करवाएंगे और पता कराएंगे कि किस जगहों पे कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर हम मैपिंग करेंगे, यानी उनको हम मैप पे लोकेट करते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है ना किन किन रीजन्स में अवेलेबल हैं वो। फिर हम उनकी क्वांटिटी देखते हैं कि वो क्वांटिटी वाइज कितने हैं और क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर। इसमें हम प्लानिंग करते हैं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएंगे उनके ऊपर या क्या स्किल लगाएंगे जिससे हम उनको यूजफुल बना सकें। और फिर हम इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं जो इनका ये सारी काम, मतलब इन्हीं इंस्टीट्यूशन की देख रेख में ये सारा काम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैचिंग डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल प्लान। यानी जो भी हम इस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो नेशनल प्लान के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, उससे कुछ अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एट वेरियस लेवल इज नेसेसरी एज देयर इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन में लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। क्योंकि ये तो हमने पहले भी देखा ही है कि अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो
क्योंकि अगर हम उनको बहुत ज़्यादा इरेशनल तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे तो ऑब्वियस है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो होंगी, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होंगी, ठीक है। द मेन कंसर्न इज द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर सोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। क्योंकि जो बहुत लालची लोग हैं या बहुत सेल्फिश लोग हैं जो बहुत ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि उनका तो नेचर ही बन गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को। अब जैसे घर में कई तरह के लोग होते हैं सभी के, जैसे कुछ होते हैं जो बिजली बचा के चलते हैं, है ना, जैसे मम्मी पापा करते हैं ना कि यहाँ लाइट में जलाओ, एक जगह बैठो, क्यों इतना बिजली खराब कर रहे हो, बिल आएगा, ये है वो है। वो लोग भी ठीक ही बोलते हैं, क्योंकि जो बिजली बन रही है जहाँ पीछे बन रही है वहाँ तो बहुत ज़्यादा खर्चा सरकार का हो रहा है। हम लोग वो सब चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं और हम तो ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से रिसोर्सेज का डिप्लीशन ही तो है फिर, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। जैसे गांधी जी ने एक सेइंग कहा है कि उनका भी एक सेइंग है, जैसे देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। क्योंकि हम ज़रूरतों को तो पूरा कर सकते हैं किसी की, पर हम लालच को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि लालच जो होता है ना वो बढ़ता ही जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो यानी प्लानिंग जो है, रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं लैंड रिसोर्सेज की, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज ही हैं जो सपोर्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। क्योंकि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सब लैंड पर ही तो पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है वैरायटी में होते हैं लैंड रिसोर्सेज। रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है कि वो दिखने में कैसा है लैंड जो है, ठीक है, किस टाइप का है, यानी फ्लैट हो सकता है, ठीक है, उबड़ खाबड़ टाइप के लैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंट टाइप का रिलीफ फीचर्स होता है इनका, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो इंडिया में जो लैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका पाई चार्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे कितने टाइप के रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है। जो प्लेन्स है हमारे वो 43% है, माउंटेन्स जो है 27% है, और जो हमारे माउंटेन्स जो है वो 30% है, और जो प्लेट्यूज हैं वो 27% है, ठीक है। तो लैंड यूटिलाइजेशन यानी हम लैंड को फिर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने एज अ फॉरेस्ट उनको यूज़ किया है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी जिस पर हम कल्टिवेशन नहीं करते तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, जैसे बैरन लैंड हो गया यानी बंजर ज़मीन हो गई। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, यानी जिन पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो हम उन पर रोड्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, बाकी का जो अनकल्टिवेटेड लैंड है जैसे पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड होते हैं, ठीक है, यानी जिन पे हम चराने ले जाते हैं जानवरों को। लैंड अंडर नॉट इंक्लूडेड इन नेट्स ऑन एरिया, यानी जिस पे खेती बाड़ी नहीं होती है। एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी ऐसा लैंड जिसको हम 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ते हैं, उस पर कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं होता है। यानी फैलो लैंड आ गया अगला कैटेगरी, उसमें आता है करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो में वो लैंड होगा जिसको हम कम से कम 1 साल के लिए छोड़ देते हैं बिना एग्रीकल्चर के, ठीक है, उस पर कल्टिवेशन नहीं कर पाते हैं। अदर देन करंट फैलो में आएगा वो लैंड जिसको हम अनकल्टिवेटेड छोड़ते हैं फॉर 1 to 5 ईयर्स, ठीक है। नेट्स ऑन एरिया में वो आएगा एरिया sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area, यानी कि वो एरिया है जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं 1 साल में 1 से ज़्यादा बार, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब हमने देखा कि बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, तो उनका जो पाई चार्ट है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डाटा है ये दिया है 1960 से 61 का, और ये दूसरा वाला जो डाटा है ये है 2014 से 15 का, ठीक है। इसमें हमें बस ये दिखाया गया है कि लैंड को हमने किस तरह से पहले यूज़ करते थे और अब किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड कैटेगरीज देखी थी। अब यहाँ पर उन सबका परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पर नया डाटा है, तो हमें यहाँ पर यही दिखाएगा कि किसी किसी जगह का हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज का जो भी था वो परसेंटेज जो है किसी का कम हुआ होगा, किसी का ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। मतलब हम लैंड्स को अब किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल लैंड है, ठीक है। यानी फॉरेस्ट का देख लेते हैं पहले। फॉरेस्ट का परसेंटेज यहाँ पर ब्लू से दिखाया हुआ है, ठीक है, ये है 18.11%, और जब इस साइड पर आते हैं तो यहाँ देख रहे हैं हम 23.3%, यानी फॉरेस्ट एरिया बढ़ाया गया है हमारी कंट्री में, ठीक है। अगला है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, इसका परसेंटेज भी 18.11% है, यहाँ पर इसका परसेंटेज 5.5% है, यानी अब ये वाले लैंड जो है ये कम हो गए हैं, वेस्ट लैंड जो है, ठीक है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी जिसमें हम एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, ये है 4.95%, अब इसका परसेंटेज 8.7% बढ़ गया है, ठीक है, ये बढ़ा है। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड जो है ये है 4.71%, अब ये 3.3% रह गया, यानी कि कम हुआ है, ठीक है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ठीक है, ये यहाँ पर है ब्लू से थोड़ा लाइट ब्लू कलर से दिखाया 1.50%, ये 1% ही बचा है। कल्चरेबल वेस्टलैंड जो है वो देख लेते हैं, ऑरेंज से दिखाया, ये है 6.23%, ये है 4%, ठीक है, यानी ये भी डिक्रीज हुआ है। फिर अगला है फेलो अदर देन करंट फेलो, ये यहाँ पर दिखाया लाइट ब्लू शेड से 3.50%, इसका परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है। करंट फेलो का है 3.73%, यहाँ पर हुआ है 4.9%, यानी ये भी इंक्रीज हुआ है। फिर है नेट्स ऑन एरिया जो कि यहाँ पर हमें 46.26% है, यहाँ पर 45.5% है, इसका थोड़ा सा कम हुआ है एरिया, ठीक है।
यानी हम लैंड को अब डिफरेंट तरह से यूज़ कर रहे हैं, यानी कुछ का परसेंटेज देख रहे हैं हम इंक्रीज हो रहा है, कुछ का कम हुआ है, ठीक है। यानी हम इनकी कंजर्वेशन पर ध्यान दे रहे हैं, इन रिसोर्सेज की कंजर्वेशन पर। तो चलिए बात कर लेते हैं लैंड डिग्रेडेशन की, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन क्या है कि मतलब इसमें क्या होता है, हम लैंड को कैसे खराब कर रहे हैं, ठीक है। यानी 95% आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, क्योंकि लैंड पर ही हम रहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं, तो हमारी हर एक्टिविटी जो है लैंड पर ही तो डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड सम ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं हम जिसकी वजह से हम इस लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ काटना, ओवर ग्रीजिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा हम जानवरों को चराने ले जाते हैं जंगलों में, माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज़, है ना। इसमें हम माइनिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, जैसे ज़मीन से हम मिनरल डिपॉजिट निकालते हैं, ठीक है, कोल वगैरह निकाल रहे हैं, तो उससे भी जो है लैंड जो है डिग्रेड होता है ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, MP एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग जो है यहाँ पर मेन रीज़न है फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जानवर पालते हैं ना यहाँ पर, और वो उनको चराने ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है लैंड डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी डेवलप है, तो ये बहुत ओवर इरीगेशन करते हैं, क्योंकि ये ज़मीन से पानी निकालते हैं ना पंप सेट चला के, तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी इन दी सॉइल, क्योंकि फिर लैंड से जो पानी नीचे का आता है पंप सेट के थ्रू, तो उसमें प्रेजेंट सॉल्ट्स आते हैं और वही सॉल्ट आके फिर सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लैंड जो है डिग्रेड हो जाता है, वो उतना फर्टाइल भी नहीं रहता है फिर, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा वेस्ट निकाल रही है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बढ़ गई है और लैंड भी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इनकी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब कंजर्वेशन मेजर लगाना तो ज़रूरी है अगर लैंड डिग्रेड हो रहा है तो उसे बचाने के लिए, जिसमें सबसे पहला काम हो सकता है एफोरेस्टेशन, यानी हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, जैसे भी हमने पिछले पाई चार्ट में भी देखा था कि जो हमारी ग्रेजिंग एक्टिविटी वाला जो एरिया है वो अब कम हो गया, क्योंकि हमने इन चीज़ों पर काम किया है ना, ठीक है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट करें हम ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ पर, ठीक है, या फिर शेल्टर बेल्ट्स लगाना, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट मतलब वो रोड साइड एरिया में दिखते हैं ना, बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं, जैसे बाय ट्रेन ट्रैवल करो तो इस दोनों साइड पे दिखते हैं हमें पेड़ ही पेड़ लगे होते हैं, तो इन्हीं बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स लगाना, क्योंकि ये फिर एयर को थोड़ा वो करते हैं ना, साफ करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, यानी वेस्ट लैंड को मैनेज करना प्रॉपर तरीके से। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, यानी माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना कि वो लैंड को ज़्यादा खराब ना करे, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, यानी जो इंडस्ट्रीज जो अपना वेस्ट निकाल रही हैं उनको भी वो प्रॉपर तरीके से वो करें, डिस्पोज करें, ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, यानी ये सब करने से, यहाँ पर ये पिक्चर्स में भी दिखाया गया है यही सब, ठीक है। तो ये सब करने से जो है हम कंजर्व कर सकते हैं अपने लैंड रिसोर्सेज को। तो चलिए बात कर लेते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल जो होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो चलता रहता है, ठीक है। और सॉइल जो होती है वो सपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। हेंस इट इज़ अ लिविंग सिस्टम। सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, यानी फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ सॉइल फॉर्मेशन में जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अब देख लेते हैं कि ये बनती कैसे है, यानी क्या फैक्टर्स हैं जो इसकी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो रिलीफ फीचर, क्योंकि माउंटेनियस सॉइल है कि वैली फ्लैट वैलीज में बनी है, ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका पेरेंट मटेरियल क्या है, ठीक है, पेरेंट रॉक कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, चेंज इन टेम्परेचर, वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड डिकम्पोज, ये सभी जो होते हैं डिकम्पोजेस कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल फॉर्मेशन जो है किस टाइप का होगा। तो अगर सॉइल फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप का है तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। सॉइल कंसिस्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन सॉइल्स कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब वेरी करती हैं। तो इसलिए हमने जो इंडियन सॉइल्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे यहाँ मैप में हमें दिखाया गया है। हमारे यहाँ जो है 6 टाइप की सॉइल्स मिलती हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और उनको अलग अलग कलर से इस मैप में दिखाया गया और उनका लोकेशन बताया गया है। अब हम देख लेते हैं जो सॉइल है ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक जो हमें लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल दिया गया है, यानी ये सॉइल का जो है वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है, वर्टिकली काट के दिखाया गया है कि सॉइल जो होती है कैसे बनती है। सबसे बॉटम में जो लेयर है उसका नाम होता है, ये जो बेडरॉक लिखा है, ठीक है, इसका नाम होता है अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक, यानी यहाँ पर होता है पेरेंट मटेरियल, क्योंकि जिसकी सॉइल कंपोज होगी ना वो सबसे बॉटम में होगी। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, इनसे छोटे साइज के पार्टिकल आते हैं ऊपर की लेयर में। ऊपर की जो लेयर होती है इसका नाम है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी ये थोड़ा वेदर्ड हो चुका है, इसके पार्टिकल का साइज जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तो ये ऐसी दिखती है। उसके ऊपर आती है जो लेयर, ये है सब सॉइल। अब सब सॉइल में जो होते हैं इसमें आते हैं वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले, क्योंकि जो सॉइल होती है ना वो 3 कंपोनेंट्स की बनी होती है, सिल्ट, क्ले और
सैंड, ठीक है, इनकी कॉम्पोजिशन से बनता है। यानी किसी सॉइल में क्ले ज़्यादा हो सकती है, किसी में सिल्ट ज़्यादा हो सकती है, किसी में सैंड ज़्यादा हो सकती है, तो उसी की वजह से सॉइल की प्रॉपर्टी भी जो होती है वो डिफरेंट होती है। और जो टॉप सॉइल है इसमें आ जाता है ये ह्यूमस वाला जो टॉप लेयर है, ये वो लेयर होती है जिसमें कल्टिवेशन पॉसिबल है, क्योंकि सारे मिनरल्स वगैरह इसी में होते हैं अवेलेबल, इसीलिए इसका कलर भी ब्राउन होता है ह्यूमस की वजह से, और ये कल्टिवेशन के लिए भी सूटेबल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉइल्स को जो है ये टेबुलर फॉर्म में दिखाया है, जिसमें फर्स्ट जो वो है हमारा कॉलम है, ये दिखा रहा है नेम ऑफ सॉइल, अगले में फीचर्स बताए हैं, फिर स्टेट्स बताइए जिन स्टेट्स में वो सॉइल मिलती है, और फिर ये क्रॉप्स है लास्ट कैटेगरी में, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि किस सॉइल में किस टाइप की क्रॉप्स जो है उगाई जा सकती है। जैसे कि पहला कैटेगरी है जो वो एलुवियल सॉइल का है। अब एलुवियल सॉइल बनी कैसे है, ये जो है बनी है बाय डिपोजिशन बाय 3 हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, यानी इन 3 रिवर्स के डिपोजिशन से ये सॉइल जो है बनी है, ठीक है। अब इनका डिपोजिशन जो है हुआ कैसे है, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। सपोज ये कोई हमारी रिवर है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो इस तरफ है, ठीक है। अब ये जो है अपने साथ बहुत से बिग बोल्डर्स या स्मॉल वाले साइज के पार्टिकल्स लेकर आती है, और इनको जो है पानी जो है यहाँ वैलीज में साइड में डिपॉजिट कर देता है दोनों तरफ, ठीक है। ये यहाँ डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर डिपॉजिट होती है, जो नए नए डिपोजिशन से बनते हैं, जो नई लेयर बनती है, उसका तो नाम होता है हमारा खादर, ठीक है, क्योंकि ये न्यू एलुवियल है, जो न्यू वाला बनता है, ठीक है। लेकिन फिर नई लेयर दोबारा पीछे से और आ रही होती होगी, तो वो भी डिपॉजिट होती है। फिर ये जो न्यू वाली थी ये ओल्ड हो जाती है, ये आगे निकल जाती है, यानी इनका जो फिर यहाँ की तरफ बनना शुरू हो जाता है वैली में पोर्शन, क्योंकि न्यू लेयर बार बार ऐड होती रहती है दोनों तरफ, और जो पुरानी वाली होती है वो आगे खिसकती जाती है, ठीक है, वैली में। तो जो ओल्डर वाली होती है उसका नाम होता है बांगर, ठीक है। और ये बांगर लेयर ही होती है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है कंकड़ नोड्यूल्स का, यानी कंकड़ काफ़ी मिलते हैं इस लेयर में। यही जो होती है इसमें मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए ये लेयर जो है ज़्यादा फर्टाइल है, तो ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है इसी में पॉसिबल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर स्टेट्स कौन कौन सी है जिनमें ये फैला हुआ है। तो यानी कि थोड़ा बहुत राजस्थान में, गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलेगा हमें ये, ठीक है। और इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा एंड कावेरी में भी देखने को मिलेगा ये हमें, ठीक है, क्योंकि मैप में ये पूरा लोकेशन दिया गया, आप वहाँ से इजीली इसको समझ सकते हैं। और जो क्रॉप्स हम इसमें उगा सकते हैं वो है शुगर केन, पैडी, ठीक है, व्हीट, सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है, हम ये क्रॉप्स जो है इनमें उगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ब्लैक सॉइल, जिसका दूसरा नाम है रेग्यूर सॉइल, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक होती है इन कलर, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। और ये किसकी बनी है, ये एक्सट्रीमली फाइन क्ले की बनी होती है, ठीक है। और इसको मतलब ये किस चीज़ की वजह से जानी जाती है ज़्यादा, इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए इसमें हम कॉटन कल्टिवेशन करते हैं, क्योंकि उसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। ये रिच होती है इन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लाइम, ठीक है। तो और क्या होता है, जब अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो इस वाली सॉइल में, तो इसमें क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रॉपर एरेशन भी हो जाता है इस सॉइल में, मिट्टी में मतलब हवा अच्छे से मिक्स हो जाती है, ठीक है। ये मिलती कहाँ है एग्जैक्टली, ये मिलती है डेक्कन ट्रैप में, ठीक है, यानी प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। और थोड़ी बहुत मिलती है कृष्णा गोदावरी वैली में इन दी साउथ, ठीक है। और कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये बहुत आइडियल है ये सॉइल। अब थर्ड कैटेगरी है रेड एंड ब्लैक येलो सॉइल, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल जो होती है ये किसकी बनी हुई है, ये डेवलप होती है ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, यानी लावा के ठंडे होने से जो रॉक्स बनी है ये ज़्यादा वहाँ मिलती है देखने को, इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, और उन जगहों में जहाँ पे रेनफॉल भी कम होता है, ठीक है। तो ये जो होती है रेडिश अगर होगी कलर में ज़्यादा, तो उसमें मतलब आयरन ज़्यादा होगा, और ठीक है। और अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कहीं प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे ये येलो दिखती है, ठीक है। अब जिन स्टेट्स में ये प्रेजेंट है वो भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये ज़्यादा पैचेस में देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई तो नहीं करती है, थोड़ी थोड़ी जगह में कहीं कहीं पैचेस में देखने को मिलती है, ठीक है। मिडल गंगा प्लेन, पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, थोड़ी बहुत वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो क्रॉप्स इसमें हम उगा सकते हैं वो है ऑयल सीड, मिलेट, टबैको, ठीक है, पल्सेस एटसेट्रा, ये सब टाइप की क्रॉप्स हम इसमें उगा सकते हैं। तो देख लेते हैं अब लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स, ठीक है, ये डेवलप होती है अंडर
ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, यानी जो ईंटों में जो मिट्टी यूज़ होती है ना ईंट बनाने में, ये वो वाली सॉइल है, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले जगहों में देखने मिलती है। इट इज़ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रेन होती है तो इस मिट्टी का ज़्यादा लीचिंग होता है। लीचिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का पानी में अगर हम मिक्स करते हैं और फिर हम उसे छानते हैं, जैसे चाय छानते हैं तो पत्ती ऊपर आ जाती है और चाय नीचे चली जाती है, तो जो भी हमने चीनी वगैरह डाली होती है, फ्लेवर होता है दूध का या चाय पत्ती का, वो भी चला जाता है। तो ये वही होता है लीचिंग होना, यानी जो भी सॉइल में इसके जो भी वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे जो होते हैं बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो इस रेन का जो है काफ़ी ज़्यादा लीचिंग हो जाता है, ठीक है। इट इज़ एसिडिक इन नेचर, जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, इसी वजह से ये जो सॉइल होती है ये प्लांट न्यूट्रिएंट में डिफिशिएंट होती है, क्योंकि इसका लीचिंग हो जाता है अगर हैवी रेनफॉल होता है किसी जगह में तो, ठीक है। अब देख लेते हैं किन स्टेट्स में प्रेजेंट है। वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट एरिया में, थोड़ी बहुत ओडिशा में देखने को मिलेगी। सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और जो क्रॉप्स हम इसमें उगा सकते हैं वो है टी, कॉफी, कैशू नट। ह्यूमस रिच अगर ये होती है तो ये सपोर्ट करती है डेसिडियस और एवरग्रीन प्लांट्स, लेकिन अगर ये ह्यूमस पुअर होती है तो ये सेमी एरिड एनवायरमेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब देख लेते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होती है रेड टू ब्राउन होती है इन कलर, ये ज़्यादा सैंडी होती है इन टेक्सचर, क्योंकि जो राजस्थान में है यही सॉइल ज़्यादा प्रेजेंट है। और ये सलाइन होती है इन नेचर, यानी इसमें काफ़ी सॉल्ट कंटेंट होता है, ठीक है। सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। इट लैक्स मॉइस्चर एंड ह्यूमस ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन, ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा गर्मी होती है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें जो होता है ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसमें ह्यूमस नहीं होता और मॉइस्चर भी कम होता है, ठीक है। ये वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलती है। इट्स लोअर होराइजन इज ऑक्यूपाइड बाय कैल्शियम रिच कंकर विच रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, यानी इसमें जो होता है पानी का इन्फिल्ट्रेशन जो होता है कम होता है कैल्शियम रिच कंकर्स की वजह से। तो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें प्रॉपर इरिगेशन लगाएं, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम सेटअप करें तो हम इस सॉइल को भी कल्टिवेबल बना सकते हैं। वैसे इस सॉइल में कुछ भी अभी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल, यानी ये जो होती है हमारी हिली एंड माउंटेन एरिया में मिलती है ज़्यादा, ठीक है। वेयर रेन इज सफिशियंट, सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो वेरी करता है फ्रॉम लोमी एंड सिल्टी, ठीक है, यानी लोमी टाइप की थोड़ी सिल्टी टाइप की वो होती है यहाँ की सॉइल होती है। इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड हुई इन दी अपर स्लोप्स, यानी जो वैलीज वगैरह होती हैं घाटियाँ वगैरह होती हैं ऊपर की साइड में, अगर हम जाते हैं घाटियों पे तो हमें कोर्स ग्रेन टाइप की सॉइल मिलेगी और नीचे की तरफ लोमी और सिल्टी मिलती है। स्नो कवर्ड इन दी हिमालयस आर एसिडिक इन लो ह्यूमस कंटेंट, और जो ऐसी होगी जिनके ऊपर स्नो ज़्यादा होती है उनमें ह्यूमस कंटेंट जो होता है लो होता है, ठीक है। ये हमें हिमालयस में ही देखने को मिलेगी ज़्यादा। जो क्रॉप्स इनमें उगा सकते हैं वो बीन्स, कॉर्न्स, स्क्वॉश, ठीक है, एक्सेट्रा, इस टाइप की क्रॉप्स इनमें उगा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की। अभी हमने सॉइल फॉर्मेशन देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखी। अब अगर हम देख रहे थे कि जैसे लैंड जो है डिग्रेड हो रहा है, सॉइल का भी जो है डिग्रेडेशन होता है जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, यानी सॉइल का जो है डिग्रेड होना, खराब होना, वो किसी भी वजह से हो सकता है, हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, उसे हम लैंड सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गोज ऑन साइमल्टेनियसली, यानी एक हाथ अगर सॉइल फॉर्मेशन चल रहा होता है तो सॉइल इरोजन भी हो रहा होता है, ठीक है। जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, यानी वैसे तो जो है इनके बीच में दोनों में बैलेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि जितना सॉइल फॉर्मेशन होगा उतना ही इरोजन भी होता रहेगा, क्योंकि सॉइल जो है बार बार बनती रहती है। बट सम टाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि हम ह्यूमन्स की एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ये बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अब देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नेचुरल फोर्सेज होते हैं लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, ये जो है ज़्यादा सॉइल इरोजन कर रहे हैं, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल रही है तो पानी ज़्यादा आ रहा है, पानी आ रहा है तो वो ज़्यादा करेगा सॉइल इरोजन, ठीक है। और विंड की वजह से तो होता ही है सॉइल इरोजन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन एज फॉलोज, तो हम जो है यहाँ पर 3 तरह के सॉइल इरोजन देखने वाले हैं। पहला जो है वो है गलीज, कि इसमें क्या होता है कि रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज, क्योंकि ये एनसीईआरटी में जो है बुक में इसका डायग्राम दिया हुआ है, इसका फोटो एक दिया हुआ है, जिसमें क्या है कि पानी जो होता है वो अंदर जो क्ले सॉइल होती है उसमें डीप क्रैक्स बना देते हैं, मतलब उसमें ना पानी अपने साथ मिट्टी को लेके चला जाता है और बीच में गैप्स बन जाते हैं, तो उसे ही कहते हैं गलीज, ठीक है। ये अनफिट होती है फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। चंबल में ये ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, इसे बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में इनको रिवाइंस भी कहते हैं, ठीक है। गलीज और रिवाइंस एक ही बात है, ठीक है। फिर है शीट इरोजन। शीट इरोजन होता है जो वाटर के फ्लो से होता है, यानी व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, यानी किसी लार्ज एरिया में अगर वाटर फ्लो करता है
ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट में अपने साथ टॉप सॉइल की लेयर को लेके चला जाता है, वॉश अवे कर देता है, तो इसे बोलते हैं शीट इरोजन। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी है विंड इरोजन। इसमें क्या होता है, विंड जो होती है वो टॉप सॉइल को ब्लो अवे कर देती है अपने साथ, यानी अपने साथ हवा उड़ा के ले जाती है टॉप सॉइल को। ठीक है, व्हेन विंड ब्लोज अवे टॉप सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज नोन एज विंड इरोजन, यानी कोई ऐसे पहाड़ी जैसा टाइप का होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, या फिर फ्लैट एरिया होगा, तो वहाँ पे जो हवा उड़ जाती है, हवा से जो धूल उड़ जाती है ऊपर की, वही होता है विंड इरोजन। सॉइल इरोजन ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोजन जो है डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग से भी होता है, क्योंकि अगर फार्मिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे और सॉइल इरोजन ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो उससे प्रॉब्लम होगा। तो रॉन्ग वे ऑफ प्लॉगिंग, यानी हल चलाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, जिससे जो है सॉइल इरोजन कम हो। एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। और क्योंकि वो पानी, क्योंकि खेतों में छोड़ने के लिए वो जगहें बनाते हैं ना, तो अगर वो भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, पानी भी अपने साथ मिट्टी को लेके चला जाएगा और हवा से तो होगी ही, तो उसको रोकना पड़ता है। उसको रोकने के लिए हम फिर कंजर्वेशन मेजर लगाते हैं। ठीक है, अब कंजर्वेशन मेजर में क्या है, यहाँ पे पिक्चर्स में ये सब दिया गया है। ठीक है, इनके बारे में आपकी बुक में भी मेंशन है। जैसे पहला है शेल्टर बेड्स, यानी एरियाज के, आप लोगों ने देखा होगा रोड साइड जो होती है ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये छाया भी देते हैं और उड़ने वाली मिट्टी को ये रोकते भी हैं, तो यहाँ से फिर सॉइल इरोजन जो होता है कम होता है। ठीक है, फिर अगला है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो मतलब जैसे जो लैंड है वो इस टाइप का है, थोड़ा हिली टाइप का, तो ऊपर टॉप पे जो क्रॉप उगाई है वो डिफरेंट है और नीचे जो क्रॉप उगाई है वो भी डिफरेंट है। ऊपर ऐसी क्रॉप उगाई होगी जिसको पानी ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, और नीचे की लेयर में जो है, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पर आपको गैप नहीं देखने को मिलेगा, जिससे सॉइल इरोजन भी कम होगा, पानी से भी, हवा से भी। ठीक है, नीचे जो क्रॉप्स उगाई होंगी वो डिफरेंट होंगी लेयर वाइज। ठीक है, फिर है यहाँ पे कंटोर प्लॉगिंग। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है बैंड से हैं, एक क्रॉप है, फिर उसके बगल में जो दूसरी क्रॉप है, फिर दोबारा से वही पहली वाली क्रॉप है, यानी बिल्कुल भी आपको यहाँ पर गैप नहीं मिलेगा, लैंड का फ्री लैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉइल इरोजन को रोकना है। ठीक है, वो हवा से भी नहीं होना चाहिए, पानी से भी नहीं होना चाहिए। और जैसे ये स्ट्रिप, ये है स्ट्रिप क्रॉपिंग, यहाँ पर स्ट्रिप्स में उगाया गया है। ठीक है, जो बीच में जो गैप आ रहा है ना, उसके ऊपर भी कोई और क्रॉप उगाई होगी। ठीक है, ये स्ट्रिप्स में है, तो जिससे हम क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को कम करते हैं। ठीक है, तो यही था चैप्टर का लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।